हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि हमारे वनडे एग्जाम, व्यापम, रेलवे, SI, कांस्टेबल, पटवारी, हर एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस पहले जाके चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। पहला है हमारा GS से, क्योंकि हमारी पटवारी में क्या आनी है, साइंस भी आनी है, तो हमारा पहला क्वेश्चन साइंस से ही है। तो चलिए देखते हैं इसको। सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं? जो सोडियम और पोटेशियम होता है इनको हमेशा मिट्टी के तेल वगैरह में रखा जाता है। तो केरोसिन ऑयल में रखा जाता है सोडियम और पोटेशियम को। अब बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, जैसी वायु में रखेंगे तो वो वायु से रिएक्ट कर लेंगे, है ना, और आग पकड़ जाती है उनमें। तो क्या करते हैं अपन, इनको मिट्टी के तेल में रखते हैं, ऑयल वगैरह में रखते हैं। धमनियों का मुख्य कार्य क्या होता है? मतलब जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं? तो जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड रक्त पूरे बॉडी तक पहुंचाती हैं। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या होती हैं हमारी। ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय के विभिन्न हिस्सों, देखो हृदय से क्या करती हैं, विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाती हैं धमनियां। और जो हमारी सिराएं होती हैं, सिराएं क्या करती हैं, जो हमारा पूरा शरीर है, पूरी बॉडी है, बॉडी से रक्त लाकर, डीऑक्सीजनेटेड रक्त लाकर क्या करती हैं, हमारे हृदय को देती हैं। और जो हमारी धमनियां होती हैं वो हृदय से ऑक्सीजनेटेड रक्त लेकर, जिनमें ऑक्सीजन में रक्त के साथ ऑक्सीजन होती है, उसको पूरी बॉडी तक ले जाकर सप्लाई करती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? आर्टरीज कहा जाता है। सबसे बड़ी आर्टरीज कौन सी है? तो सबसे बड़ी आर्टरीज होती है ऑर्टा। और सबसे बड़ी सिरा कौन सी होती है? सबसे बड़ी सिरा होती है वाना कवा। ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है उसे क्या कहा जाता है? दो प्रकार से हवा चलती हैं, एक होती है भूमि से समुद्र की ओर चलेगी और हम समुद्र से भूमि की ओर चलती है। तो जो हवा ठंडी होती है और भूमि से समुद्र की ओर चलती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो थल से चल रही है तो ये हो जाता है कि हमारा थल समीर। निम्नलिखित में से उपग्रह जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर कैसे घूमता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? हमारी पृथ्वी क्या करती है? हमारी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और हमें, और सारे ग्रह ही ऐसे घूमते हैं, लेकिन हमें क्या पता करना है कि पूर्व से पश्चिम की ओर कौन से घूमते हैं। तो दो ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, वो है हमारे वीनस और यूरेनस। वीनस और यूरेनस हमारे ऐसे दो ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है और उसमें धारा का प्रवाह होता है, उसे क्या कहा जाता है? मतलब बल्ब के अंदर एक तार होता है, उसको क्या कहा जाता है? फिलामेंट कहा जाता है। और ये किससे बनता है? टंगस्टन से बनता है। वो लघुत्तम समय अंतराल जिसमें सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है, ऐसा कौन सा लघुत्तम समय अंतराल है जिसे सामान्य घड़ियों से मापा जा सकता है? तो वो होता है हमारा सेकंड, को हम अपनी सामान्य घड़ियों से माप सकते हैं, 1 सेकंड। 6 से 8 साल की आयु के बीच बच्चों के 2 दांत गिरते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके दूध के दांत निकलते हैं, तो क्या होते हैं? वो दूध के दांत होते हैं, जो 6 से 8 साल की उम्र के बीच में दांत गिरते हैं। पेरिस्कोप एक यंत्र होता है जिसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो पेरिस्कोप एक यंत्र होता है जिसको, जो इसमें समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं, समुद्री तल होता है ना, उसके नीचे क्या होती है, सबमरीन वगैरह होती है, तो समुद्र तल को देखने के लिए ऊपर हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका हम प्रयोग करते हैं, पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। इसमें समतल दर्पण होता है। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता। तो मानव द्वारा क्या नहीं पचाया जा सकता? सेल्यूलोज हम मानव नहीं पचा सकते। मौसम पूर्वानुमान किसका प्रयोग करता है? तो जो मौसम का पूर्वानुमान करना है तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तो अधिकतम न्यूनतम तापमापी का। तो अधिकतम न्यूनतम तापमापी में हम मौसम पूर्वानुमान इसका प्रयोग करते हैं। तो हमें यदि मौसम का पूर्वानुमान लगाना है तो हम क्या करेंगे? अधिकतम, बहुत न्यूनतम तापमापी लेंगे, जो बहुत छोटे से छोटा ताप माप सकता है, उसका प्रयोग किया जाता है। सूरज की ऊष्मा, देखो हमें क्या करना है, सबसे ताप मापना है ना। देखो न्यूनतम ताप मापिंग, ताप से तो पता चलता है कि मौसम कैसा रहेगा। यदि हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा
तो यहाँ की हवाएं गर्म हो जाएंगी, गर्म होके वो क्या होंगे, ऊपर उठ जाएंगी और वहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर जोन स्टार्ट हो जाएगा, है ना, या क्रिएट हो जाएगा। तो दूसरी हवाएं वहाँ पर आएंगी उस लो प्रेशर जोन को भरने के लिए, तो हमारा तूफान आएगा, ये कुछ आएंगे। तो हमारे किसने मापा जा सकता है, तो बहुत कम तापमापी, बहुत न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल एक छोटे से बिल्कुल सटीक तापमाप करके दे सके। सूर्य की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया से पहुंचती है, जो सूर्य का तापमान होता है, जो ऊष्मा होती है, वो हमारे यहाँ कैसे पहुंचती है, तो विकिरण के द्वारा या रेडिएशन के द्वारा हमारे यहाँ पास तक पहुंचती है। ऊन की कटाई इस प्रक्रिया को दर्शाता है, जो ऊन की कटाई होती है वो कैसे दर्शाता है, तो ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों से ऊन के साथ त्वचा की पतली परत हटाना क्या कहलाता है, ऊन की कटाई कहलाती है। ऊन की कटाई क्या होती है, जो ऊन होता है ऊन को प्राप्त करने के लिए भेड़ की जो ऊपर की परत होती है पतली पतली, उसको भी हटा लिया जाता है। पुलों और गाड़ियों के निर्माण के इस्तेमाल में आने वाले लोहे की मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, तो जो पुल बनते हैं या फिर जो गाड़ियां होती हैं इनके निर्माण में लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। लोहा भी नॉर्मल लोहा होगा तो खराब हो जाएगा, तो हमें इसमें क्या करना पड़ता है, उसको मजबूत बनाने के लिए जिंक की कोटिंग करनी पड़ती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को इसे संरक्षण और जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइज, नहीं, गैल्वेनाइजेशन तो वो होता है ना रबड़ का, ये कुछ और होता है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, जिंक की कोटिंग की जाती है लोहे पर, जिससे कि वो संरक्षण रह सके और जंग ना लगे। टार्च में किसका प्रयोग किया जाता है, जो टॉर्च होती है हमारी उसमें होता है अवतल दर्पण का उपयोग। कैसा होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग। जब लाइट चली जाती है तो हमारे घर में हम जब टॉर्च चला के देखते हैं, तो आपने कई बार ये देखा होगा कि अपन मिरर पे देखते हैं तो अपनी कितने अजीब दिखते हैं ना, तो अवतल, तो हम डर जाते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है टॉर्च में। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ लेते हैं, ऐसा किस लिए होता है, तो जो हमारे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनका जो प्रज्वलन ताप होता है वो कम होता है। जो हमारा प्रज्वलन ताप होता है वो कम होता है, मतलब वो बहुत जल्दी से जल जाते हैं, उनको बहुत कम टेम्परेचर की जरूरत होती है जलने के लिए। तो जो हमारे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वो क्यों इतने जल्दी जल जाते हैं, क्योंकि उनका जो ज्वलन ताप होता है वो बहुत कम होता है। जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज्यादा अनुपात होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो बालू मतलब मृदा, मिट्टी, सॉइल वगैरह होती है, उसमें यदि बालू के बड़े बड़े कण हैं तो उसे क्या कहा जाता है, बालुई मिट्टी कहा जाता है। बड़े बड़े कण हैं तो बालुई मिट्टी कहा जाता है। सैंडी सॉइल कहा जाता है, कैसी, सैंडी सॉइल कहा जाता है। WWTP का विस्तृत रूप क्या है, तो WWTP का फुल फॉर्म होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, WWTP। तो WWTP तो वाटर, वेस्ट वाटर टेम्परेचर प्लांट, वेस्ट वाटर टेम्परेचर प्लांट, जो वेस्ट वाटर है उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे और उसका प्लांट है ये। तो WWTP का फुल फॉर्म क्या होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। विद्युत प्रतिरोध को निम्न इकाई से मापा जा सकता है, तो हमारा जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसको हम मापते हैं ओम से। परीखा, चेन पंप, ढेलकी और राहत हैं, ये क्या है, परीखा, चेन पंप और ढेलकी और राहत, ये क्या है, तो ये है भैया हमारी सिंचाई की पारंपरिक तरीके। तो परीखा तो क्या होती है, परीखा, चेन पंप लगी होती है और ढेलकी लगी होती है, राहत लगी होती है, इससे हमारी सिंचाई होती है। आवर्तकाल डैश दिनों तक रहता है और मासिक धर्म चक्र को समाप्त करता है, तो जो हमारा आवर्तव काल होता है वो कितने दिन तक रहता है, 2 से 7 दिन तक रहता है और मासिक धर्म को समाप्त करता है, कितने दिन रहता है, आवर्तव काल 2 से 7 दिन का। विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का वर्धन करके बनाई गई दवा किसके अलग अलग रोगों को उपचार करती है, एक विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का वर्धन करने वाली मतलब मारने वाली एक दवा होती है जो कि रोगों का उपचार करती है। तो कौन सी दवा है सूक्ष्म जीवों को मारने वाली, तो सूक्ष्म जीवों को मारती है मतलब बैक्टीरिया को मारती है ना। तो बैक्टीरिया को मारने वाले को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। भूजल का डैश प्रक्रिया द्वारा पुनर्भरण हो सकता है, तो भूमि का जल है हम उसको फिर से कैसे भर सकते हैं, तो वो होता है भैया अंतः स्पंदन के द्वारा हम इसको भर सकते हैं, इन्फ्लेटेशन के द्वारा भरा जा सकता है।
इनफिल्ट्रेशन के द्वारा। इसमें क्या लगाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं ना, वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह लगाई जाती हैं इनफिल्ट्रेशन के लिए, इनफिल्ट्रेशन के लिए फिर से हम भूमि में जल डाल सकते हैं। लाइकेन किसके बीच में सहजीवी संबंध होता है, जो हमारा लाइकेन है वो शैवाल और कवक के बीच में क्या होता है, एक सहजीवी होता है। और जहाँ पे प्रदूषण देखना पड़ता है तो हम लाइकेन की ही जांच करते हैं। लाइकेन हमें क्या बताता है, प्रदूषण का सूचकांक होता है। और एक किसके बीच में सहजीवी है, तो शैवाल और कवक के बीच में सहजीवी होता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा परिवर्तन हो रहा है जिसमें भौतिक परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो मोमबत्ती का पिघलना, सॉलिड थी लिक्विड में चेंज हो गई, तो मोमबत्ती में हो रहा है भौतिक परिवर्तन। और प्रकाश संश्लेषण में क्या हो रहा है, जो हमारी प्रकाश ऊर्जा है वो किस में चेंज हो रही है, तो वो हो रही है हमारी रासायनिक ऊर्जा में। लकड़ी का टुकड़ा का काटना, ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन है। लेकिन पानी में नमक का घुलना, ये हमारी रासायनिक क्रिया है। फोटोसिंथेसिस भी होगी हमारी रासायनिक क्रिया, तो ये भी लिक्विड हो रहा है, लेकिन हमारा डाउट है फोटोसिंथेसिस होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, ना कि भौतिक अभिक्रिया। खमीर में अवायवीय श्वसन के परिणाम से बना उत्पाद क्या होता है, जो खमीर होता है मतलब ईस्ट वगैरह होता है, उसमें अवायवीय श्वसन होता है, उसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, तो उससे बनता है कार्बोहाइड्रेट और एल्कोहल बनती है। क्या बनती है, कार्बोहाइड्रेट और एल्कोहल का निर्माण करती है ईस्ट अवायवीय श्वसन के द्वारा। अब आती है हमारी नेक्स्ट है हिंदी। इमा प्रत्यय से रहित शब्द चुनना है, मतलब ऐसा कौन सा शब्द दिया गया है जिसमें इमा नहीं लगा गया है, तो सब में छोटी छोटी ई की मात्रा है। काल प्लस इमा तो हो गया कालीमा, लाल प्लस इमा तो लालिमा, हरित प्लस इमा तो हो गया हरितमा। लेकिन फातिमा में इमा शब्द नहीं लगा, क्योंकि ये तो खुद ही अपने आप में एक शब्द है। मुहावरे का अर्थ बताना है, जिसका होता है लज्जित ना होना, मतलब क्या होता है, आंखों में पानी ना होना, मतलब लज्जित ना होना, लज्जित ना होना, आंख में पानी ना होना। हमें सही विलोम कौन सा योग में नहीं है बताना है ना। पहला होता है लव्य और प्रदत्य, लुप्त और व्यक्त, पहले लुप्त कर दिया और उसको व्यक्त कर दिया, मतलब उजागर कर दिया। पर और अपर, पर और अपर, रोगी और अरोगी, रोगी और उसका विलोम होगा स्वस्थ, है ना, तो ये विलोम सही नहीं है। आशा से बहुत अधिक क्या कहलाता है, तो आशा से बहुत अधिक यदि किसी को मिल जाता है तो क्या कहा जाता है, उसको आशातीत कहा जाता है। आशा से बहुत ज़्यादा तो आशातीत कहलाता है। वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता हो उसे क्या कहते हैं, वह व्यक्ति जो दिन में एक बार भोजन करता है उसे कहा जाता है एकाहारी, एक बार ही खाना खाने वाला। कुमार का अर्थ क्या होता है, तो कुमार का अर्थ होता है हमारा तोता, कुमार मतलब तोता। बहुत धन लाभ होना, इस मुहावरे को बताना है। बहुत धन लाभ होना, इसमें क्या है, कंचन वरसना, कंचन वरसना मतलब बहुत ज्यादा धन का लाभ होना, कंचन वरसना। संभ्रम का विलोम शब्द क्या है, तो संभ्रम का विलोम शब्द है संयम, संयम। भूत और वर्तमान की विशेष घटनाएं, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्य के क्रमबद्ध एवं संचित वर्णन को क्या कहा जाता है, तो भूत की और वर्तमान की जो विशेष घटनाएं होती हैं, प्रसंग होते हैं, विषय होते हैं, इनका मुख्य कार्य के क्रमबद्ध में संक्षिप्त विवरण करना, ये क्या कहलाता है, उसका प्रतिवेदन। क्या कहलाता है, प्रतिवेदन। मतलब हमारा जो कार्य है उसको हम संक्षिप्त में बता देते हैं, विवरण दे देते हैं, वो हमारा क्या है, प्रतिवेदन होता है। निम्नलिखित में से निषेधात्मक वाक्य बताना है। निषेधात्मक मतलब इसमें हो जाएगा हमारा नहीं का प्रयोग किया जाएगा, तो किस में नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, इसमें है। मैं बाजार नहीं जाऊंगा, मतलब निषेधात्मक है, हम नहीं जाएंगे। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं, तो हिंदी भाषा में होते हैं 3 प्रकार के उपसर्ग। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद बताए गए हैं, ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, तो जो हमारे वाक्य के भेद हैं उसमें बताया गया है कि ईश्वर करे कि आपकी यात्रा जो है कैसी हो, शुभ हो, तो ये क्या है, इच्छावाचक है, हम इच्छा कर रहे हैं कि आपकी यात्रा शुभ हो। तंत्र का एक अर्थ होता है, तंत्र मतलब क्या होता है और उसका क्या अर्थ होता है, तंत्र का अर्थ होता है सेना, तंत्र का अर्थ है सेना।
लिपि में क्या, एक क्वेश्चन कैंसिल कर दिया था है ना, देखिए ये कैंसिल कर दिया गया है क्वेश्चन। लिपि से क्या अभिप्राय है? तो लिपि से अभिप्राय है भाषा को लिखने के चिन्ह, भाषा को लिखने के जो चिन्ह होते हैं वो क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। और भारत की हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जब कोई कागज पत्र मूल रूप से प्रेषक को लौटाना होता है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो जब भी कोई कागज मूल रूप से प्रेषक को लौटाना होता है तो हमें आवश्यक पड़ती है पृष्ठांक की। क्या था? तो हमें पृष्ठांक की आवश्यकता होती है। जब भी किसी मूल पत्र को हमें प्रेषक को लौटाना होता है तो हमें आवश्यकता पड़ती है पृष्ठांक की। कुटेव में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है? तो कुटेव में लगाया गया है टेव प्लस कु, नहीं कु प्लस टेव, तो हो जाएगा कुटेव। आश्चर्य, हर्ष और घृणा आदि का बोध कराने के लिए निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आश्चर्य, हर्ष और घृणा का बोध कराने के लिए होता है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह से क्या लगाया जाता है? हर्ष, आदर्श, आश्चर्य और घृणा। यदि हमें आश्चर्य बताना है, हर्ष बताना है और घृणा बतानी है तो हमारे क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। निम्न में से हमें अग्नि का पर्यायवाची नहीं है बताना है। तो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो हमारी दहन होता है, पावक होता है, अनल होता है, लेकिन हमारा धनुष होता है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अभिष्ठा में उपसर्ग कौन सा है? तो अभिष्ठा में है अधि प्लस इष्ठा, तो हो जाएगा अधिष्ठा, अधि। कोप का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो कोप मतलब होता है कृपा, कोप मतलब कृपा। कोप का राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो राजस्थान में बोली जाती है हमारी मेवाती, मेवाती बोली जाती है राजस्थान में। पहाड़ी इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती है? जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे बोली जाती है गढ़वाली और कुमायूनी। शिष्ट और सुनिश्चित व्यक्तियों द्वारा निश्चित प्रयुक्त या व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही डैश कहलाता है। तो शिष्ट सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त एवं व्याकरण सम्मत भाषा किस रूप से जानी जाती है? तो वो होती है हमारी मानक भाषा। मैं एक कृशकाय व्यक्ति को देखा, इसमें कृश शब्द का उचित विलोम बताना है। तो मैंने एक कृशकाय व्यक्ति को देखा, तो कृश का हमारा विलोम चुनना है। तो क्या हो जाएगा? हष्ट पुष्ट। कृश मतलब दुबला पतला सा और हष्ट पुष्ट मतलब अच्छा खाता पीता। निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो इसमें से कौन सा दिए गए हैं जो पुल्लिंग होते हैं? तो दिनों के नाम हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनरल नॉलेज। पूर्व उत्तर मानसून सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रभावित करता है? जो उत्तर और पूर्व है, ये वाला है ना, उत्तर पूर्व वाला जो मानसून होता है सबसे पहले किसको प्रभावित करता है? तो उत्तर पूर्व का मानसून हमेशा तमिलनाडु को सबसे पहले प्रभावित करता है। भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो भारत में भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। डैश को हरित क्रांति के भारतीय जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन जी। ताजमहल और आगरा में डैश नदी के दक्षिण तट पर सफ़ेद संगमरमर से बनाया मकबरा है। तो हमारा जो ताजमहल है वो यमुना नदी के तट पर है और मुमताज़ का महल है, शाहजहां ने बनवाया था। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम आबादी है तो सही है हमारी सिक्किम में सबसे कम आबादी स्थित है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी और भोपाल में हुई थी 2-3 दिसंबर 1984। वहाँ पर अर्जुन सिंह उस समय मध्य प्रदेश के CM थे। लोकसभा में सबसे लंबे समय तक सेवारत महिला सदस्य कौन सी हैं? तो लोकसभा में सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाली महिला सदस्य कौन रही हैं? तो ये रही हैं हमारी सुमित्रा महाजन, जो कि हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, इंदौर से, और इनको क्या कहा जाता है? ताई कहा जाता है, सुमित्रा महाजन। ये क्वेश्चन क्या हो गया था? कैंसिल हो गया था।
नहीं, 7 वाला कैंसिल नहीं हुआ था, 8वां कैंसिल हुआ था, है ना। कौन सा? पीवी सिंधु भारत के राज्य डैश में एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो किस राज्य से आती है पीवी सिंधु? आंध्र प्रदेश से। आकांक्षा परियोजना मध्य प्रदेश के डैश जिले के आदिवासी छात्रों को बढ़ावा देने के लिए ई लर्निंग मंच है। तो आकांक्षा योजना क्या है? तो एक ई लर्निंग मंच है जो कि आदिवासी को बच्चों को पढ़ाने के लिए स्टार्ट की गई थी, और ये स्टार्ट की गई थी हमारे डिंडोरी से। कहाँ से स्टार्ट की गई थी? आकांक्षा योजना डिंडोरी से इसको स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19 दिसंबर 2016 को डैश में भारत के प्रथम भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की थी, तो आधारशिला रखी थी। तो भारत का कौशल संस्थान कहाँ पे बनाया गया है? कौशल किन लोगों को अच्छे से आता है, जो अच्छे से कान लगा के सुनते हैं, तो कानपुर में बनाया गया है भारत का पहला कौशल संस्थान, जो कि कब इसकी आधारशिला रखी गई थी? 19 दिसंबर 2016 को। सिंगरौली में संचालित सभी प्रमुख सक्रिय कंपनी भारत डैश उद्योग से संबंधित है। जो सिंगरौली में जितनी भी कंपनियां लगाई गई हैं जो कि ऊर्जा से संबंधित हैं, वो किसके द्वारा लगाई गई हैं? तो ऊर्जा उद्योग के लिए लगाई गई हैं सिंगरौली में जितनी भी कंपनियां लगाई गई हैं मोस्टली, क्योंकि ऊर्जा से संबंधित हैं वो जला। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बंगाल टाइगर में से एक है जो कि नेशनल ज्योग्राफिक म्यूजियम के कवर पर दिखाई दिया था। तो बांधवगढ़ में एक ऐसा टाइगर है जो कि कौन सा है? बंगाल टाइगर है। इसको नेशनल ज्योग्राफिक जो मैगजीन है उसमें कवर पेज पर दिखाया गया था, तो ये थी हमारी सीता, टाइगर सीता को इसमें दिखाया गया था। पहली भारतीय बोलती या साउंड मूवी कौन सी थी? तो पहली बोलती फिल्म थी हमारी आलम आरा, और जो नहीं बोलती थी वो थी हमारी राजा हरिश्चंद्र, मूक फिल्म थी। तबलीगी इत्तिज़्मा डैश में आयोजित किया जाता है, तो तबलीगी इत्तिज़्मा त्योहार है, मतलब एक उत्सव या मेला होता है जो कि मुस्लिमों से रिलेटेड है, और ये हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे? ऐसे कौन से प्रधान जो कि हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित हैं? तो ये हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम कानून अधिकारी कौन थे? तो हमारे पहले कानून अधिकारी थे हमारे, नहीं, भारत के प्रथम कानूनी अधिकार कौन होते हैं? तो भारत के पहले कानूनी अधिकारी होते हैं हमारे महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल इनको कहा जाता है। डैश को विश्व का सबसे बड़ा भूख हड़ताली कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा भूख हड़ताली किसको कहा जाता है? तो ये थे हमारे इरोन चानू शर्मिला को। इरोन चानू शर्मिला को इतनी हड़ताल करते हैं, भूख की, इतनी भूख की हड़ताल करते हैं कि भैया रोम रोम थक जाता है और रोम रोम को शर्म आ जाती है। तो इरोन चानू शर्मिला हैं जो कि हमारे विश्व के सबसे बड़े भूख हड़ताली हैं। भारत के किस राज्य को विश्व बैंक द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा बचाने वाले राज्य की सूची में शीर्ष स्थान पर रखा गया था? तो भारत का है आंध्र प्रदेश, जिसको ऊर्जा बचाने के लिए सबसे शीर्ष पर रखा गया था। मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है हमारा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, जो कि इंदौर में स्थित है। प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जो गरबा कहाँ किया जाता है? गुजरात में किया जाता है गरबा। संघ लोक सेवा आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन था? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? तो राजस्थान का राजकीय पशु है ऊंट। राजस्थान का जहाज भी कहा जाता है ऊंट को। मध्य प्रदेश में डैश विशेष अर्थव्यवस्था क्षेत्र है, तो हमारे मध्य प्रदेश में विशेष अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है हमारा जबलपुर। जबलपुर क्या है? एक विशेष इकोनॉमिक जोन है जबलपुर। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या है? तो हमारे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं, ये बजाते हैं बांसुरी। तो क्या है ये? बांसुरी वादक हैं। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो सोमनाथ मंदिर स्थित है हमारे गुजरात में, और मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसको कहा जाता है? भोजपुर। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्यूटर। MS वर्ड 2007 में Ctrl+G का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो Ctrl+G होता है, इसको गो टू करने के लिए करते हैं ना। गो टू एक्टिव करते हुए
फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, तो यदि हम Ctrl+G का प्रयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, गो टू टैब को एक्टिवेट करते हुए फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। Ctrl+G, गो टू टैब में जाकर फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं। एंड नोड और फुटनोट के मध्य क्या अंतर होता है? जो एंड नोड होते हैं और एंड नोड होते हैं और जो फुटनोट होते हैं उनमें क्या अंतर होता है? जो एंड नोड होते हैं वो डॉक्यूमेंट के अंत में स्थित होते हैं और जो फुटनोट होते हैं वो हमारे डॉक्यूमेंट या पेज की तली पर स्थित नोट्स होते हैं। तो देखो, एंड नोट क्या है? तो हमारे डॉक्यूमेंट के अंत में स्थित नोट की सीरीज होती है और जो हमारे फुटनोट होते हैं वो पेज की तली पर लिखे हुए नोट्स की सीरीज होती हैं। कंप्यूटर जगत में www किस में प्रयोग किया जाता है? www पढ़ा है, 4W का क्या मतलब होता है? तो पहले 3 तो वही हो जाएंगे, वर्ल्ड वाइड वेब, और तीसरा हो जाएगा वॉर्म, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। SDLC का क्या संक्षिप्त अर्थ होता है? तो SDLC का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमारा शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? SD मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, L फॉर लाइव और C फॉर साइकिल। Ctrl+ लेफ्ट अलाइनमेंट एरो का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो यदि हमें Ctrl+ लेफ्ट एरो का प्रयोग करते हैं तो लेफ्ट एरो का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, कर्सर को उस शब्द के बाईं ओर पहुंचा देते हैं। तो बाईं ओर ले जाने के लिए हम लेफ्ट करते हैं और राइट में ले जाने के लिए हम राइट एरो का प्रयोग करते हैं। तो बाईं में ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, कर्सर उस शब्द के बाईं ओर पहुंचने के लिए या पहुंचाने के लिए किया जाता है हमारे Ctrl+ लेफ्ट एरो का प्रयोग। आपकी स्क्रीन पर प्रिंट करती है तो MS-DOS, लाइनक्स और यूनिक्स में कमांड WHOAMI आपकी स्क्रीन पर क्या प्रिंट करती है? तो हु एम आई यदि हम कमांड देते हैं लाइनक्स पर या फिर यूनिक्स पर तो हमें क्या दिखेगा स्क्रीन पर? तो हमें स्क्रीन पर दिखेगा लॉग इन किए गए प्रयोक्ता की प्रभावी यूजर ID प्रिंट कर देता है। तो जो हमारा लॉगिन जिससे किया है, जिस यूज़र ने उसको लॉगिन किया है, उस यूज़र की यूज़र ID को प्रिंट कर देता है। यदि हम लाइनक्स या यूनिक्स पर कमांड देते हैं हु एम आई तो हमारे प्रिंट क्या हो जाएगी, हमारा जो यूज़र है जिसने लॉगिन किया है उसकी यूज़र ID प्रिंट हो जाती है। लाइनक्स में VI एडिटर के साथ किस कमांड का प्रयोग टेक्स्ट को कर्सर से दाईं ओर प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है? यदि हमें कर्सर को दाईं ओर प्रतिस्थापित करना है तो हमें VI एडिटर के साथ किस कमांड का प्रयोग करना पड़ता है? तो यदि हमें लाइनक्स में VI के साथ हम क्या करते हैं, अपर केस का प्रयोग करते हैं, अपर केस R का प्रयोग करते हैं, जो क्या हो जाता है, राइट में प्रतिस्थापित हो जाता है कर्सर। VI एडिटर में अपर केस R। HTML पेज में बैकग्राउंड के रूप में ब्लैक रंग को सेट करने के लिए हमें कौन सी कमांड देनी पड़ेगी? तो यदि हमें जो हमारा पेज का बैकग्राउंड है HTML का, उसमें हमें पीछे ब्लैक रंग देना है तो हमें क्या देना पड़ेगा? तो हमें देना पड़ेगा बॉडी बैकग्राउंड कलर 00000 ग्रेटर देन ये वाला। तो एक दो कोष्टक लगाने पड़ते हैं, फिर हम इसमें लिखेंगे बॉडी B से VG बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू /000 कोष्टक और कोष्टक बंद। MS-DOS में ड्राइव के सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो MS-DOS है जो कि इसमें हमें कमांड देनी है क्या, हमें सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखना है तो हम क्या कर देंगे, ट्री कमांड का प्रयोग करते हैं और दे देंगे कमांड, तो वो हमारी पूरी सब डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर बन किया जाएगा। MS वर्ड वर्जन 2007 और इससे आगे वाले में आपको निम्नलिखित में से क्या एक टॉपिक के टेक्स्ट को अन्य टॉपिक या बुकमार्क से कनेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट के अन्य भागों में लिंक करने की सुविधा देता है? तो हमारे देखो इसमें क्या हो रहा है, MS वर्ड 2017 में यदि आपको एक ऐसा टॉपिक है या टेक्स्ट है जिसको हम अन्य टॉपिक या बुकमार्क से कनेक्ट करना है तो हम उसमें क्या कर देंगे, मतलब जैसे कि हमारा
MS वर्ड है, हम इसी को डिटेल में देनी है, इसकी डेफिनेशन देनी है, तो हम इस पर बुक मार्क लगा देंगे और कनेक्ट कर देंगे किसी और डॉक्यूमेंट से जिसमें इसकी डेफिनेशन होंगी, डायग्राम होंगे। तो इसको किस भाग में रखा जाता है, तो इसको कहा जाता है क्रॉस रेफरेंस। बुक मार्क से कनेक्ट करने के लिए यदि हमें किसी अन्य टॉपिक या बुक मार्क से इसको कनेक्ट करना है तो इसको हम किस भाग से लिंक करते हैं, तो क्रॉस रेफरेंस इसको कनेक्ट किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या राउटर फंक्शन का वर्णन है, तो राउटर फंक्शन है हमारा पैकेज की स्विचिंग करता है, पैकेट की फिल्टरिंग करता है और इंटरनेट कम्युनिकेशन करता है। तो ये सब तीनों फंक्शन कौन करता है, हमारा राउटर करता है। राउटर का काम क्या क्या होता है, पैकेट की स्विचिंग करता है, पैकेट की फिल्टरिंग करता है और पैकेट की जो इंटरनेट कम्युनिकेशन है उसमें भी सहायता करता है। कंप्यूटर इंटरफेस कार्ड के संबंध में शब्द 10/100 का संबंध निम्नलिखित में से किस में है, तो हमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में इसका संबंध किससे होता है, तो ये हमारे संबंधित है मेगाबाइट प्रति सेकंड से। मेगाबाइट पर सेकंड से इसका अर्थ होता है 10/100। पैसिव कमांड डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल को क्या प्रदान करती है, जो पैसिफिक कमांड डायनामिक है वो राउटिंग प्रोटोकॉल को क्या प्रदान करती है, तो भैया हमारी जो पैसिव डायनामिक राउटिंग है वो इंटरफेस को पेरियोडिक डायनामिक अपडेट प्रेषित करने से रोकती है और लाने लेकिन प्राप्त नहीं, देखो वो क्या करती है, अपडेट करने से रोकती है। जो हमारे इंटरफेस होता है उसको पेरियोडिक डायनामिक कमांड क्या करती हैं, अपडेट करने के लिए रोकती हैं लेकिन प्राप्त करने से नहीं, मतलब तुम प्राप्त कर सकते हो लेकिन अपडेट नहीं कर सकते। तो ये क्या करती है, हमारी पैसिफिक डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो मतलब तुम्हारा पैसिफिक यही है, डायनामिक राउटिंग है, तुम्हारे ये प्रोटोकॉल्स हैं, तुम ले सकते हो लेकिन तुम अपडेट नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से क्या स्लाइड शो प्रोग्राम नहीं होता, तो इनमें से कौन सा एक स्लाइड शो प्रोग्राम नहीं है, तो पावर पॉइंट होता है, कि नोट होता है, गूगल स्लाइड होता है लेकिन सफारी नहीं होता। तो क्या क्या होता है हमारा स्लाइड शो, हम किस में कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं पावर पॉइंट में, पावर दे दो स्लाइड पर नाचने लगेगा। की नोट, तो जब तक उसको तुम रोकोगे नहीं की नोट तो वो करता रहेगा की नोट। और गूगल स्लाइड, ये सब हमारे मतलब स्लाइड शो प्रोग्राम होते हैं लेकिन सफारी नहीं होता। HTML का प्रयोग डैश क्रिएट करने के लिए किया जाता है, तो HTML का प्रयोग हम क्या करते हैं, वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए या बनाने के लिए करते हैं। लाइनक्स में फाइल चैप 01, चैप 02, चैप 04 को सूचीबद्ध करने के लिए किस कमांड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो यदि हमें इसको सूचीबद्ध करना है तो हमें किस कमांड का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, तो इज चैप्ट कोष्टक 1 to 4 इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। लेकिन हम किस किस का प्रयोग कर सकते हैं, तो इज चैप्ट स्टार का कर सकते हैं, इज डैश एक्स चैप 0 कोष्टक 1 to 4 का प्रयोग कर सकते हैं, चैप 0 कोष्टक 1 to 4 का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इज डैश चैप कोष्टक 1 to 4 का प्रयोग नहीं कर सकते। एक्सेल 2007 विंडो में किस एरिया में वैल्यूज और फॉर्मूले इंटर किए जाते हैं, तो MS एक्सेल में हम क्या करते हैं, फॉर्मूले लगाते हैं, टेबल बनाते हैं, तो हम कहाँ पर वैल्यूज और फॉर्मूले को लगाया जाता है, तो फॉर्मूला बार में हम फॉर्मूले और उसके वैल्यूज को इंटर करते हैं। ईमेल सर्वर क्या होता है, तो जो ईमेल सर्वर होता है यह एक ईमेल के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस होता है। तो ईमेल सर्वर क्या होता है, तो ये पोस्ट ऑफिस है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस है ईमेल के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण मेनफ्रेम कंप्यूटर को परिभाषित करता है, तो मेनफ्रेम कंप्यूटर को परिभाषित करता है। यह सिस्टम मुख्य रूप से बड़े संगठन में क्रिटिकल एप्लीकेशन के प्रयोजन के लिए लगाए जाते हैं और भारी मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग करने की आवश्यकता होती है। तो हम मेनफ्रेम कंप्यूटर कहाँ लगाते थे, बड़े उसमें लगाए जाते हैं एरिया में। यह सिस्टम मुख्य रूप से बड़े संगठन में लगाए जाते हैं। क्रिटिकल एप्लीकेशन को करने के लिए, जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं उनको करने के लिए हम मेनफ्रेम कंप्यूटर लगाते हैं, मतलब फ्रेम चाहिए है तो हम क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कठिन काम करना पड़ेगा ना, तो क्रिटिकल एप्लीकेशन को रन कराने के लिए हम मेनफ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। यह भारी मात्रा में डेटा की प्रोसेसिंग करता है।
आप यह पता लगाना चाहते हैं कि विंडो एंटी सर्वर कंप्यूटर पर इस समय कौन से प्रयोक्ता विशिष्ट डायरेक्टरी का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको कैसे कर सकते हैं ये। तो यदि हमें पता लगाना है कि विंडो एंटी सर्वर कंप्यूटर पर किस समय कौन सा प्रयोक्ता विशिष्ट डायरेक्टरी पर कार्य कर रहा है, तो हम इसमें लगाते हैं सर्वर मैनेजर का प्रयोग करेंगे। कहाँ है भैया सर्वर मैनेजर, क्या हमारा बताएगा कि कौन सा प्रयोक्ता क्या काम कर रहा है, मैनेज करेंगे हम उसके सर्वर को, तो सर्वर मैनेजर लगा देंगे। किस प्रोटोकॉल का प्रयोग डेस्टिनेशन नेटवर्क अज्ञात संकेतों को वापस मूल होस्ट के पास प्रेषित करने के लिए किया जाता है, तो हम किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, डेस्टिनेशन नेटवर्क अज्ञात संकेतों को वापस मूल होस्ट के पास भेजने के लिए, तो हम इसका प्रयोग करते हैं ICMP का प्रयोग करते हैं। आ जाओ भैया हम देखते हैं ICMP, मत पढ़ो इन चक्रों में, लौट जाओ। तो MP का प्रयोग हम किस में करते हैं, डेस्टिनेशन नेटवर्क अज्ञात संकेत को वापस मूल होस्ट के पास पहुंचाने के लिए। आप MS वर्ड 2007 की स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल शिफ्टल बार कहाँ पर पाया जाता है, जो हॉरिजॉन्टल शिफ्टलेट होती हैं वो कहाँ पाई जाती है, तो ये वर्टिकल स्क्रॉलर के शीघ्र पर पाई जाती है। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार के शीर्ष पर पाई जाती है। वर्टिकल स्क्रॉल बार जो होता है उसके शीर्ष पर क्या पाई जाती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट बार पाई जाती हैं। मेमोरी बफर रजिस्टर MBR क्या होता है, तो मेमोरी बफर रजिस्टर होते हैं। मेमोरी बफर रजिस्टर क्या होते हैं, तो मेमोरी बफर रजिस्टर होते हैं यह मतलब बफर रजिस्टर में क्या किया जाता है, MAR द्वारा रीड के बाद मेमोरी के नए कंटेंट राइट से पहले निर्दिष्ट डेजिग्नेटेड मेमोरी लोकेशन की कॉपी करती है। तो यह कॉपी होती है, बफर क्या होती है, MAR के द्वारा रीड के बाद हमने रीड कर लिया, या मेमोरी के नए कंटेंट राइट से पहले हमने रीड कर लिया उसके बाद, या फिर हमने लिखने से पहले जो निर्दिष्ट होते हैं उनको डेजिग्नेटेड मेमोरी लोकेशन की कॉपी रखी जाती है, तो वो क्या होते हैं, बफर रजिस्टर होते हैं। मेमोरी बफर रजिस्टर क्या होते हैं, हमारे पढ़ने के बाद या फिर लिखने से पहले जहां पर भी मेमोरी की लोकेशन रखता है उसको कहा जाता है। MS Excel 2007 में रो और कॉलम टाइटल को स्थान को रोकने के लिए जिसमें वे वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना हो, निम्न में से किस पर क्लिक करना पड़ेगा, तो MS Excel में क्या होती है, रो और कॉलम होती हैं। और यदि हमें रो और कॉलम में जो टाइटल है उसके स्थान को रोकना है कि मतलब हमारी वर्कशीट यहाँ वहाँ घूमे लेकिन ये स्क्रॉल ना ऊपर हो ना दाएं बाएं हो, तो हम इसको क्या करना पड़ता है, फ्रीज करना पड़ता है। कहाँ दिया है एप्लीकेशन, हाँ, व्यू टैब के फ्रीज पिन्स कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा। हम पहले व्यू टैब पर जाएंगे, उसमें हम किसी भी पैनल को क्या कर देंगे, या पिन्स को फ्रीज कर देंगे, तो फ्रीज पिन कमांड कहा जाता है। MS पावर पॉइंट में क्या होती है, स्लाइड शो होती है ना, पावर पॉइंट हम स्लाइड्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। पावर पॉइंट वर्जन 2010 में टेम्पलेट फाइल का विस्तार क्या होता है, जो हमारी टेम्पलेट फाइल्स होती हैं, यदि हमने किसी भी पावर पॉइंट में टेम्पलेट फाइल बनाई है तो उसका हम कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं .potx। अब ये टेम्पलेट क्या होते हैं, तो एक बना हुआ पूरा फॉर्मेट होता है किसी भी MS Excel में या फिर वर्ड में, पावर पॉइंट में, ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना होता है, उसको क्या कहा जाता है, टेम्पलेट्स कहा जाता है। और यदि हमने किसी में भी टेम्पलेट बनाई है तो जो उसका नेम होता है वो चेंज हो जाता है, एक्सटेंशन वगैरह ना, तो ये क्या होता है, .potx इसका नाम हो जाता है। अब आती है हमारी रीजनिंग, जो कि हम करेंगे स्किप। नेक्स्ट है हमारी मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है भैया, सबसे टफ टॉपिक जो मुझे लगता है या है भी, वो है हमारा जनरल मैनेजमेंट। भारत में लेखा मानक एक इस विषय में व्याख्या की गई है, तो जो हमारा लेखा मानक एक है उसमें किस विषय की व्याख्या की गई है, तो इसमें लेखांकन नीतियों का स्पष्टीकरण दिया गया है या प्रकटीकरण दिया गया है। तो हमारी नीतियाँ किस में लिखी गई हैं, तो लेखा मानक एक में लिखी गई हैं। लेखा मानक एक में
जो लेखांकन की नीतियां हैं वो दी गई हैं। आवेदन प्रपत्र पर विवरण के लिए क्या शब्द दिया जाता है, जिससे सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, लिंग, विवाह स्थिति आदि शामिल होते हैं। तो यदि हमें किसी भी जो आवेदन पत्र है, मतलब हम अपना रिज्यूम वगैरह देते हैं, तो उसमें हमारा सामान्य नाम, उम्मीदवार की आयु, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति किस में दी जाती है, तो उसके यहाँ ये सब होती है उसकी व्यक्तिगत जानकारी, पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके अंतर्गत आती हैं। लेखांकन का प्रारंभिक कार्य क्या होता है, तो जो लेखांकन होते हैं उसमें हम क्या रखते हैं, जो वित्तीय लेन देन होते हैं उससे संबंधित होता है हमारा लेखांकन। और लेखांकन का जो मानक वन है उसमें हम उसके जो नियम वगैरह हैं कैसे लिखना है उसका स्पष्टीकरण करते हैं। और लेखांकन में क्या किया जाता है, तो उसमें जो जितनी वित्तीय लेन देन है वो रखे जाते हैं। आकस्मिक देयताएं कैश डैश में रखी जाती है, तो आकस्मिक देयताएं होती हैं तो वो किसके अंतर्गत आती हैं, वो तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स होते हैं। जो हमारे आकस्मिक देयताएं होती हैं वो हम तुलन पत्र पे तो लिखते हैं, लेकिन लेखा पर नोट होता है, वो नोट्स कि जो लिखा हुआ है उस पर भी हम एक नोट लगा देंगे, भैया ये आकस्मिक देयताएं हैं। वित्तीय प्रबंधन का निर्माण प्रकार डैश निर्णयों में खंडित किया जाता है। तो वित्तीय प्रबंधन का जो निर्णय प्रकार होता है वो किसमें निर्णयों में खंडित किया जाता है, तो ये खंडित किया जाता है हमारा निवेश, वित्तीयन और परिसंपत्ति प्रबंधन पर। तो हमारे जितने वित्त का प्रबंधन होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, उसका निर्माण और ब्रेकडाउन, उसका खंडन किसके अंदर किया जाता है, तो ये हम कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, वित्तीय कर सकते हैं, या परिसंपत्ति का प्रबंधन कर सकते हैं। निवेश, वित्तीयन और परिसंपत्ति प्रबंधन निर्णयों में खंडित किया जाता है। प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारियों को उसके और उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार किया जाता है। तो परीक्षण के इस क्षेत्र में, मतलब परीक्षण का ऐसा कौन सा क्षेत्र होता है जिसमें समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटाने के लिए किसी व्यक्ति को तैयार किया जाता है कि यदि ये वाली समस्या आ गई तो तुम उसे कैसे निपटोगे, तो ये किस में दिया जाता है, तो समस्या समाधान प्रशिक्षण में दिया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग में हमें ये प्रशिक्षण दिया जाता है। संयुक्त प्रभावन क्षमता डैश पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है। तो जो संयुक्त प्रभावन है, हम सबको प्रभाव में ला रहे हैं, और क्षमता सबकी प्रभावन क्षमता डैश पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का माप करती है। तो ये करती है हमारी ईपीएस पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है संयुक्त प्रभावन क्षमता। इस नियम के अनुसार ट्रायल बैलेंस या शेष परीक्षण का मिलान हमेशा होना चाहिए। जो हमारा एक नियम है उसके अकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस होता है, उसका परीक्षण जो होता है उसका मिलान हमेशा किससे होना चाहिए, तो हमारे प्रत्येक डेबिट के एक तदनुरूप क्रेडिट से होना चाहिए। जितना डेबिट किया है उतना ही क्रेडिट से उसका मिलान होना चाहिए। एक बैंक समाधान विवरण को डैश की सहायता से तैयार किया जाता है। तो जो बैंक का समाधान विवरण होता है उसको हम कैसे तैयार करते हैं, तो बैंक के समाधान विवरण को हम तैयार करते हैं उसकी रोकड़ बही, बैंक कॉलम और बैंक विवरण से, कि उसका जो रोका है बहरा है बैंक कॉलम के बैंक विवरण से हम उसकी एक बैंक का समाधान देखते हैं। यहाँ पर रोकड़ कितना है, बही कितना है, बैंक के कॉलम में, और बैंक के विवरण कैसा है, कि विवरण में कितना है। लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे डैश के अंतर्गत आते हैं। तो जब लोग बहुत अच्छे से प्रदर्शन करते हैं जब उनको सहायता प्रतिक्रिया दी जाती है, मतलब उनकी जैसे कुछ काम कर रहे हैं तो हम उनको मोटिवेट करते हैं, सहायक प्रतिक्रिया देते हैं, और ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये मोटिवेशन के अंतर्गत आता है और संबंधन की आवश्यकता के अंतर्गत आता है, संबंधन की आवश्यकता के अंतर्गत आता है। नौकरी के वर्गीकरण जैसे कि सीईओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निर्देशक के रूप में निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हुए हैं, तो जितने भी हमारे नौकरी के वर्गीकरण में हैं तो ये राष्ट्रपति हुए, सीईओ हुए, उपराष्ट्रपति हुए, कार्यकारी निर्देशक हुए, ये हमेशा शीर्ष प्रबंधक के अंतर्गत आते हैं, टॉप मैनेजर्स होते हैं। डैश धन वक्तव्यों के उपयोगों और स्रोतों
को डैश के हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाता है। तो जो धन वक्तव्य होते हैं उनके उपयोग और स्रोत को किसके हिस्से में रखा जाता है, परीक्षण किया जाता है। तो ये निधि प्रवाह विश्लेषण होता है भैया कि फंड्स फ्लो एनालिसिस होता है कि हमारे फंड का कहाँ फ्लो हो रहा है। तो धन वक्तव्य, उपयोग और स्रोत को कैश के हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाता है कि उपयोग क्या किया गया है और स्रोत क्या था धन का। तो ये हमारे अंतर्गत आता है निधि प्रवाह विश्लेषण के अंतर्गत। प्रतिफल की आवश्यक दर जो कि ऋण निवेशकों को शेयर धारकों के हितों की संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है। तो प्रतिफल की आवश्यकता दर कि जितना ही प्रतिफल मिल रहा है उसकी आवश्यकता दर जो कि ऋण से मतलब जो ऋण निवेश होते हैं उनके शेयर धारकों के लिए हित का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है। तो जो ऋण निवेश को शेयर धारकों के हितों के संरक्षण के लिए बनाई जाती है उसे कहा जाता है ऋण की लागत। किन के लिए बनाई जाती है, शेयर धारकों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाई जाती है, ऋण निवेशकों के लिए। तो ऋण की लागत होती है। डैश प्रबंधन की परिष्कृत प्रणालियां विकसित करने में मदद करती हैं जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। तो क्या प्रबंधन की परिष्कृत प्रणाली होती है या विकसित करने में मदद करता है जिससे कि हमारी जो सूचना है उस पर अच्छे से हम नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, कंप्यूटर पर आधारित सूचना प्रणाली। जो कंप्यूटर पर आधारित प्रणाली है वो प्रबंधन की एक परिष्कृत या फिर डेवलप प्रणाली है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, सूचना का बेहतर नियंत्रण कर सकते हैं कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली में। पूंजीगत व्यय डैश में परिलक्षित होता है। तो हमारा पूंजीगत व्यय है ना, पूंजी से व्यय किया है वो किस में होगा, तो वो होता है हमारा बैलेंस शीट या फिर तुलन पत्र में परिलक्षित होता है। नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया था। तो नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का जो सूत्र है वो दिया था हमारे गैल्यूनास ने। VA गैल्यूनास ने कहा था कि भैया नियंत्रण कैसे करना है कि भैया इंसान गल ना पाए। तो नियंत्रण विस्तृत का निर्धारण किसने किया था, तो गैल्यूनास के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। मुद्रास्फीति की वजह से समय के साथ मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब हाँ ऐसा होता है। कौन सा हमें बताना है, सही नहीं है। तो जो मुद्रास्फीति होती है समय के साथ मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मुद्रास्फीति मतलब क्या हो गया, हमारी महंगाई बढ़ गई तो हमारे जो मुद्रा का मूल्य होता है वो कैसा होता है, कम हो जाता है मुद्रास्फीति में। मुद्रा मूल्य के कमी के कारण व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करता है। तो ये भी सही है। हमारी जो मूल्य की कमी हो जाती है नहीं, मतलब मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, महंगाई कम हो गई है ना। तो हमारे जो मूल्य का पैसा मतलब जो पैसे वैल्यू थी मूल्य की वो क्या हो गई, कम हो गई। तो यदि हमारी मूल्य की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे और महंगाई है नहीं, सस्ता हो गया सब सामान। तो हम क्या करेंगे, भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करते हैं, मतलब वर्तमान में खरीदना पसंद करते हैं। तो ये सही है। मुद्रा का कालांतर मान नहीं होता, तो ये गलत है। उसका हमेशा मान अलग अलग होता है, तो कालांतर मान नहीं होता, ये गलत है। पैसा का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर अलग अलग होता है, तो ये सही है। 3 पॉइंट इसके सही हैं, जैसे कि मुद्रास्फीति के समय जो मुद्रा का मूल्य होता है वो कम हो जाता है, तो ये सही है। मुद्रास्फीति के समय जो मुद्रा का मूल्य है वो कम हो जाएगा तो व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में सामान खरीदना पसंद करेगा। और जो पैसे का मूल्य होता है वो अलग अलग समय पर अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है, तो ये तीनों सही हैं। निम्नलिखित में कौन सा निधि का स्रोत है, तो निधि का स्रोत क्या है हमारे, मतलब सोर्स ऑफ फंड क्या है। तो हम इमारत को बेच दें तब भी हमारे पैसे मिल जाएंगे, मतलब निधि मिल जाएगी। शेयर को जारी कर दें तब भी हमें मिल जाएगी। केवल लिया हुआ जो सावधि ऋण होता है उससे ही मिल जाएगी। उपरोक्त सभी तीनों आ जाएंगे, सावधि ऋण से आ जाते हैं, शेयर जारी करने से आ जाते हैं और इमारत की बिक्री करने से हमें निधि प्राप्त हो जाती है। एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का हिस्सा होता है, तो हमारे ब्रांड का हिस्सा क्या है, तो नाम तो है नहीं, हमें क्या बनाना है, प्रतीक बनाना है। तो प्रतीक उसका लोगो होता है जिससे हम उसको पहचान पाते हैं। डैश संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है। तो हमें क्या संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि में अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है। तो ये हमारे आवश्यक भविष्य में जितने भी अवधि के लिए आवश्यक परिणाम हैं, अपेक्षित परिणाम है, वो हमें कौन बताता है, बजट बताता है। संख्यात्मक पद होते हैं ना, ये कितनी संख्या में बजट निकाला गया है, कितने पैसे दिए गए हैं। जब कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर
विक्रेता से शेयर खरीदता है तो कौन सा लाभांश प्राप्त होता है? जब भी कोई क्रेता मतलब खरीदने वाला लाभांश रहित दिनांक पर, मतलब ऐसा कोई दिनांक पर उसको लाभ नहीं मिल रहा है, किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है, मतलब बेचने वाले से शेयर खरीदता है, तो उसे क्या लाभ मिलेगा? जब लाभांश रहित है उस दिन तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो कौन किसको विक्रेता, तो लाभ किसको प्राप्त होता है? बेचने वाले को, क्योंकि उसने क्या पता कब खरीदे थे। तो हमेशा विक्रेता को मिलते हैं, ना कि सेलर को, मतलब सेलर को मिलते हैं, ना कि खरीदने वाले को। निम्नलिखित में से व्यक्तिगत मूल्यांकन विधियों में से किसमें मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल और कमजोर पहलुओं का वर्णन करने के लिए कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा व्यक्तिगत मूल्यांकन है जिसमें हम मूल्यांकनकर्ता, मतलब जो वहां पे इंटरव्यू वगैरह ले रहा है, वो क्या करता है? कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल और कमजोर पहलुओं को वर्णन करता है। तो ये होता है उसका निबंध मूल्यांकन। क्या कर रहा है भैया? उसके ऊपर ऐसे लिख रहा है कमजोरियों पर, उसकी विशेषताओं पर। डैश प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है। तो ऐसी कौन सी प्रबंधन प्रणाली है जो कि उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार, मतलब उत्पादन के प्रति भी क्या करती है? लॉ कंसर्न होती है, और व्यक्तियों के प्रति भी लॉ कंसर्न होती है। तो वो क्या होती है? आवंधता या अहस्तक्षेपी प्रणाली। तो ये ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती। तो लेजियर फेरी ये अहस्तक्षेप से आपंद होता है, आबंधता। डैश व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अवैयक्तिक हो जाता है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि फैसले निर्णय लेते समय वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव, विश्लेषणात्मक मतलब एनालिटिकल, और अवैयक्तिक मतलब इम्पर्सनल हो जाता है? तो ये हमेशा कौन सा होता है? चिंतनशील व्यक्ति, थिंकिंग पर्सन जो होता है वो हमेशा आप मतलब थोड़ा सा कट कर रहकर अपने फैसले लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा धन स्रोत है? तो हमारा धन का स्रोत कौन सा होता है? तो वो इमारत की बिक्री, शेयर जारी करना, केवल सावधि अवधिकरण, ये सब ये हमारे क्या होते हैं? निधि के स्रोत होते हैं। इसके साथ हमारा ये वाला टेस्ट होता है कंप्लीट गाइज। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा ये पसंद आया है तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।